Okay, friends, once again, welcome back and very good evening to everybody. I hope you all are safe. Your family member, your relative, your parents, your friends all are safe and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, on the last session, we had just completed the motion in one dimensions and today is the turn to discuss the motion in the two dimensions. So friends, let us start to solve these questions. If anybody wants to ask any question from the motion in the one dimensions, from the NEET book or from that from this assignments, anybody wants to ask any question? So friends, नो सर। ओके, सो हमने एग्जाम का क्या डिसाइड किया था? वेडनेसडे को हमने एग्जाम का डिसाइड किया था। फिर उसके बाद संडे का कुछ एडजस्ट किया था कि वेडनेसडे को ही है? वेडनेसडे। Okay, so then this Wednesday you will be having exam for the motion in one dimension. Okay, so last Wednesday there was not exam. So in this Wednesday, every alternate Wednesday you will be having exams. So in this Wednesday you will be having exam for the motion in one dimensions. Today I want to solve some critical questions from the motion in two dimensions. And when you come next time, so next time जब आप आते हो तो आपको ये दो पार्ट के क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको सॉल्व करके लाना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको कंप्लीटली सॉल्व करके लाना है, और दूसरा जो पार्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये दोनों जो क्वेश्चन है, दोनों जो पूरा जो असाइनमेंट है वो आपको कंपल्सरीली सॉल्व करके लाना है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये दो चीज आपको कंपल्सरीली सॉल्व करके लानी है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कुछ 122 क्वेश्चन है एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कुछ 48 क्वेश्चन है। तो वो दो चीज आपको कंपल्सरीली सॉल्व करके लाना है। जितने भी डाउट हो गए मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा, बट आपको एक बार एटलीस्ट यू नीड टू गिव दी एटलीस्ट 8 आवर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको JEE नीट क्रैक करना है तो आपको इन एवरी वीक एटलीस्ट यू हैव टू प्रोवाइड 7 or 8 hours per subject in which you will solve only and only JEE and NEET kind of questions. So अगर ऐसा प्लानिंग करोगे और एंड तक वो करते रहोगे और आप कंटिन्यूसली यहाँ से जो एग्जाम एवरी अल्टरनेट वेडनेसडे जो हम एग्जाम देते हैं वो आप देते रहोगे तो डेफिनेटली यू कैन इजीली क्रैक दिस काइंड ऑफ एग्जाम्स। तो आज मैं ना थोड़े डायरेक्टली कुछ क्रिटिकल टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। तो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्रिटिकल लेवल के क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आपको, और आप देखो कि कैसे हो सकता है कि नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे ये नोट्स आपको दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। ओके, a particle is acted upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular to the velocity। चलो मुझे कोई बताएगा फोर्स इज एक्टेड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, तो क्या होगा? डायरेक्शन चेंज होगा। बोलो। डायरेक्शन चेंज होगा। Only the direction will get changed. Am I right, friends? यस सर। Perpendicular to the velocity of the particle, the motion of the particle takes place in this plane, in the plane, in the plane it follows। क्या इसका velocity constant रहेगा? yes or no? नो सर। आपका जब फोर्स वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होता है इसका मतलब कि आपने एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी से परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो आपके टेक्स्ट बुक में ये जो टॉपिक था वो प्रॉपरली नहीं दिया था कि भाई अगर एक्सेलरेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, बट मैंने बहुत ही अच्छे से केस 1 केस 2 केस 3 करके पूरा एक्सप्लेन किया था। तो जब आपका एक्सेलरेशन वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है फ्रेंड्स? ऑब्जेक्ट क्या करना स्टार्ट हो जाएगा? डायरेक्शन चेंज करना। इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग द यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता रहता है। तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट ऐसा कह सकते हैं? नो सर। नो, तो ये कैंसल। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ऐसा कह सकते हैं?
बोलो No, sir. ना, नहीं कह सकते बिकॉज उसमें क्या होगा कि एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, बट कभी वो एक्स डायरेक्शन में होगा, कभी वो वाई डायरेक्शन में होगा, कभी वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, कभी वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर तो रहेगा बट उसका खुद का डायरेक्शन तो चेंज होता रहेगा। तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है। क्या इसका काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा? No, sir. क्यों नो नहीं? सर। डेफिनेटली रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? डेफिनेटली रहेगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है भैया? हाफ Half mv square. वेयर v इज अ स्पीड, तो स्पीड तो कांस्टेंट यूनिफॉर्म ही है, डेफिनेटली रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? बिकॉज एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है तो ओनली डायरेक्शन विल बी गोइंग टू चेंज, उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा। तो डायरेक्शन ही चेंज हो रहा है तो मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है वेलोसिटी का तो इसका मतलब कि उसका काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन सी भी आएगा और ऑप्शन डी भी आएगा। ये दोनों ऑप्शन वैलिड है। देखो सर हमारे पास स्पीड थोड़ी है, वेलोसिटी है ना। अरे देखो, कोई भी वेक्टर का जब स्क्वायर होता है ना, कोई भी वेक्टर का स्क्वायर होता है तो ऑटोमेटिकली उसके मैग्नीट्यूड का ही स्क्वायर होता है। कभी भी वेक्टर का स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। When you write a v square, it automatically does mean that it is a speed square, or it is a magnitude of the velocity square. It does automatically it means it. Is that clear to you? यस सर। And one more thing, velocity, kinetic energy is not a vector quantity; it is a scalar quantity. Kinetic energy is not a vector quantity; it is a scalar quantity. Is that clear? क्या ये समझ में आया? Is that clear? Yes, sir. So here that should be. हाँ बोलो 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 बोलो, कुछ कहना चाहते हो? देखो यहाँ पे दोनों ऑप्शन वैलिड है, ऑप्शन सी भी है एंड ऑप्शन डी भी है। आईआईटी के अंदर मोर देन एडवांस के एग्जाम, आईआईटी एडवांस में मोर देन वन करेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, एडवांस की। Yes, sir. या चलो, कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। A tube of length L is filled completely with an incompressible liquid of a mass m and closed about the end. The tube is rotated horizontal plane in a horizontal plane about one of its end with the uniform angular velocity omega. The force exerted by the liquid or the on the other end. देखो, ये आप पहली बार अब देख रहे हो इस टाइप के सिचुएशन को। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। ये आई थिंक दिस कंसेप्ट यू आर गोइंग थ्रू फर्स्ट टाइम। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि एक ट्यूब में लिक्विड भरा हुआ है और लिक्विड जो है ना वो कंप्लीटली इनकम्प्रेसिबल है। तो अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो है ना वो हमारा ट्यूब है, और फिर क्या करते हैं, इसको हम रोटेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस पासिंग फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो ये जो एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट में उसको रोटेट करना स्टार्ट करते हैं। चलो, तो ये ट्यूब के अंदर क्या है कि लिक्विड भरा हुआ है। ये ट्यूब के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, तो फिर क्या करेंगे हम, इसको है ना यहाँ से रोटेट कर रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में। तो फ्रेंड्स क्या होने का, ये लिक्विड कहाँ पे जाने का ट्राई करेगा? सोचो, अगर आप ऐसे रोटेट करते हो ये पूरे ट्यूब को, तो लिक्विड कहाँ पे जाने का ट्राई करेगा, मुझे ये बताओ। एंड पे। Outside. बाहर की साइड। तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे ये वॉल पे फोर्स क्रिएट करेगा, ये वॉल पे फोर्स क्रिएट करेगा। और अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो फोर्स लिक्विड वॉल पे क्रिएट करेगा वही फोर्स वॉल क्या करेगी,
लिक्विड पे क्रिएट। लिक्विड के लिए। लिक्विड के ऊपर अपोजिट, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर क्रिएट करेगी। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। तो अगर मैं ये वॉल के द्वारा लिक्विड के ऊपर कितना फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो मैं फाइंड कर दूं, तो ऑटोमेटिकली लिक्विड के द्वारा वॉल के ऊपर कितना फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा वो भी मुझे मिल जाएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ दैट विल बी द सेम। एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. यस सर। तो I can say I want to find the centripetal force by the wall on the liquid। तो मुझे एक्चुअल में करना क्या है कि सेंट्रीपेटल फोर्स मुझे फाइंड करना है। अब ऐसा है कि जब ये ट्यूब जब रोटेट होता है तो उसके अलग अलग पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग होगा, बिकॉज देखो थिंग इज दैट एज यू नो v इक्वल्स टू आर ओमेगा। v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। अब ओमेगा सबका सेम है, एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम है, जितना भी यहाँ पे पॉइंट है वो सारे पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है। एंगुलर वेलोसिटी सबका सेम है, बट डिफरेंट पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो अलग अलग है। तो मतलब क्या होगा कि डिफरेंट पॉइंट का v अलग अलग होगा। तो एक्चुअली मुझे फाइंड करना है सेंटीमीटर फोर्स, और उसका जो फॉर्मूला है ना सेंटीमीटर फोर्स का, वो वैसे mv²/r है। अगर v इक्वल्स टू आर ओमेगा लिखते हो, तो इट इज mr ओमेगा स्क्वायर, इट विल बी लाइक दैट, इट विल बी लाइक दिस। बट प्रॉब्लम ये है कि अलग अलग जो पॉइंट है ना उसका r अलग अलग है। जैसे यहाँ पे r इज द रेडियस ऑफ अ रोटेशन, तो जो पॉइंट सर आर स्क्वायर नहीं आएगा? क्या बोल रहे हो? आर स्क्वायर नहीं आएगा सर, वो होल स्क्वायर होगा। हाँ, बट नीचे भी एक r है ना, तो वो निकल जाएगा ना। हाँ हाँ यस सर। ओके, इज इट ओके नाउ? यस सर। ओके, तो अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लिक्विड के अलग अलग जो पॉइंट है ना उसका डिस्टेंस अलग अलग है। आई कैन से कि जो एक्सिस पे जो पॉइंट है वो उसका डिस्टेंस कितना होगा एक्सिस से, तो वो 0 होगा। और जो लास्ट में जो पॉइंट है उसका एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, रोटेशन का रेडियस कितना होगा, वो ट्यूब के लेंथ जितना होगा। तो क्या ये बात आपको समझ में आया? एक रूल है, वैसे वो हमारे चैप्टर नंबर 6 में भी अपने हमारे स्टडी में भी आने वाला है। तो रूल ऐसा है कि व्हेनेवर अ वेरिएबल जब कोई क्वांटिटी होता है, तो वेरिएबल क्वांटिटी जब आपको फाइंड करना है, इज द वेरिएबल क्वांटिटी इज देयर, यू हैव टू कंसीडर वन स्मॉल एलिमेंट, कंसीडर a small segment। तो whenever you want to find the variable quantity, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक स्मॉल सेगमेंट फाइंड करना है। तो नंबर 1, कंसीडर a small segment in a system फाइंड दैट क्वांटिटी, जो क्वांटिटी आप फाइंड करना चाहते हो वो सेगमेंट के लिए वो फाइंड कर लो। फाइंड दैट क्वांटिटी फॉर दैट सेगमेंट। देखो ये पहली बार मैं आपको सिखा रहा हूँ और बहुत बार आने वाला है। फाइंड दैट क्वांटिटी फॉर दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। एंड नंबर 3, टेक समेशन, टेक सम का मतलब क्या हुआ पता है आपको? इंटीग्रेशन। उसका सारे का इंटीग्रेशन कर दो। समेशन का मतलब इंटीग्रेशन हुआ विथ रिस्पेक्ट टू होल सिस्टम। ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करना है, और ऐसा पहली बार मैंने आपको सिखाया, और ये बहुत बार फिजिक्स के अंदर बहुत ही बार आने वाला है।
स्टेप वन, कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक स्मॉल सेगमेंट अज्यूम करूंगा। तो ये स्मॉल एलिमेंट है, इसका जो रेडियस है ना वो r है, और उसका जो थिकनेस है वो dr है। तो फ्रेंड्स, मैं है ना एक यहाँ पे बहुत ही स्मॉल एलिमेंट अज्यूम कर रहा हूँ, जिसका थिकनेस dr है और जिसका रेडियस r है, और उसके अंदर जो मास है ना उसको मैं dm, स्मॉल एलिमेंट का मास मैं dm अज्यूम कर रहा हूँ। वैसे मुझे पता है कि एल लेंथ का जो मास है ना वो टोटल मास जो है वो कैपिटल एम है पूरे ट्यूब का। पूरे ट्यूब के अंदर जितने भी मटेरियल, जितना भी लिक्विड है उसका टोटल मास एम है। तो हमारा स्मॉल एलिमेंट जो है ना उसका लेंथ डी आर है, तो उसके अंदर कितना मास होना चाहिए, जो जैसे मैंने उसको डी एम अज्यूम कर दिया है, तो हाउ मच इट शुड बी। चलो, कैपिटल एल लेंथ का टोटल मास एल है, एम है, तो ये जो डी आर जितना मैंने सेगमेंट अज्यूम किया है तो उसका मास कितना होना चाहिए, बताओ भैया। अरे बोल भी दो। चलो, यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, sir. ये फर्स्ट टाइम हो रहा है आपके लिए तो थोड़ा आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट सेकंड टाइम थर्ड टाइम जब इसको आप अप्लाई करोगे तो यू दैट विल बी वेरी इजी गोइंग फॉर यू। जैसे मैंने पहले इंटीग्रेशन सिखाया था, डिफरेंशिएशन सिखाया था, तो पहली टाइम आपको पहली बार थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, उसके बाद आप उसमें मास्टरी आ सकती है। तो अब मैं क्या करूँगा, आई विल फाइंड द सेंट्रीपिटल फोर्स। मेरा अल्टीमेटली टारगेट तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही फाइंड करना है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। तो सबसे पहले स्टेप वन, स्मॉल सेगमेंट अज्यूम करो, तो कर दिया। डी आर लेंथ का जिसका मास डी एम है, ऐसा आर डिस्टेंस पे सेगमेंट अज्यूम कर लिया। अब क्या करेंगे स्टेप टू में, हम वो जो क्वांटिटी सेंटीमीटर फोर्स ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, वो स्मॉल सेगमेंट के लिए हम फाइंड करेंगे। चलो, उसको हम डी एफ बोलेंगे। तो फॉर्मूला क्या है देखो तो सेंटीमीटर फोर्स का, वैसे एम आर ओमेगा स्क्वायर, बट यहाँ पे एम के बदले क्या आएगा, डीएम आएगा। उसका रेडियस तो आर है ही, रेडियस तो उसका आर ही है, और ओमेगा स्क्वायर तो रहेगा। तो ये वैसे मैं डीएम के बदले लिख सकता हूँ एम बाई एल डी आर आर ओमेगा स्क्वायर। डी आर को मैंने पीछे लिख दिया, चलेगा फ्रेंड्स? इन प्लेस ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट विल बी इक्वल्स टू एम बाई एल इंटू डी आर। तो ये स्टेप नंबर 2 खत्म हुआ। अब स्टेप 3, अब हम क्या करेंगे, अगर नेट सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ड्यू टू होल ट्यूब। पूरा जो जितना भी ये ट्यूब है, वो पूरे ट्यूब के द्वारा कितना सेंटीमीटर फोर्स फाइंड प्रोड्यूस हो रहा है वो फाइंड करना है। तो आपको ये जो स्मॉल एलिमेंट का है डीएफ का, डीएफ को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ पे इंटीग्रेट करूँ, इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ पे प्लेस करूँ, मैं कोई बताएगा मुझे? फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक इंटीग्रेट करना है, तो उसका लिमिट मैं कहाँ से कहाँ पे प्लेस करूँ? 0 टू इंटीग्रेशन 0 टू एल। डी एफ का वैल्यू मुझे पता है, एम बाई एल आर ओमेगा स्क्वायर डी आर। तो ये एम बाई एल बाहर निकल के आएगा, ओमेगा स्क्वायर भी बाहर निकलेगा, और आर एस टू वन का क्या होगा, बाकी सब कॉन्स्टेंट, एम बाई एल कॉन्स्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट है, तो आर एस टू वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू आर क्या होगा। अच्छा, एक स्टेप में बढ़ा रहा हूँ, चलो एक स्टेप में ऐड कर रहा हूँ। एम बाई एल ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा और आर डी आर बचेगा। आर एस टू वन डी आर ऐसा सोच सकते हो आप। चलो, अब मुझे सोच के बताओ कि अब क्या होना चाहिए। चलो, आर एस टू वन का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया, बोलो? square by 2. आर स्क्वायर बाई टू। फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम 0 टू एल। पहले अपर लिमिट लगाओ, उसके बाद लोअर लिमिट लगाओ। तो अपर लिमिट आर के बदले एल, तो एल स्क्वायर बाई टू माइनस 0 स्क्वायर बाई टू, तो एल स्क्वायर बाई टू ही रहेगा। तो एक एल कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से एक एल कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा एल बाई टू। तो 1/2 बचेगा, एम बचेगा, एक एल बचेगा, ओमेगा स्क्वायर बचेगा। तो हाफ एम एल ओमेगा स्क्वायर। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? ये रहा, देखो ऑप्शन ए, दैट शुड बी द आंसर।
तो फ्रेंड्स ये आपने ये जो मेथड है ना वो फर्स्ट टाइम आपने सीखा। देखो फ्रेंड्स, जब आप JEE नीट के लेक्चर में बैठते हो तो आपको दो तीन चीज़ करना है। एक तो आपको क्या करना है, एक क्लास वर्क बुक रखना है, और दूसरा आप जिसमें सॉल्व करते हो, जिसमें आप ये मेरा जो असाइनमेंट सॉल्व करते हो उसका सॉल्यूशन बुक रखना है। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि आपको सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से मतलब स्टेप बाय स्टेप करना है, बट आप फ्यूचर में उसको, सपोज कोई MCQ आपने सॉल्व किया है तो वो आपको ही पता होगा कि आपने कहाँ पे मिस्टेक किया हो, कहाँ पे आप अटक गए थे, कहाँ पे आपने मिस्टेक किया है। तो वो सब आपको जब आप वापस से एक बार फ्यूचर में रीड करते हो तो वो आपको याद होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप रीड कर पाओ, उस हिसाब से आपको ये सॉल्यूशन बुक बनाना है हमारे असाइनमेंट का। और क्लास वर्क बुक में आपको क्या करना है कि ऐसे कुछ नया कंसेप्ट सीखने मिले, जैसे यहाँ पे मैंने ये सिखाया आपको कि कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी को अगर फाइंड करना है कोई सिस्टम के रिस्पेक्ट में तो ये स्टेप आपको फॉलो करना है। तो पहले क्या करना है कि एक सेगमेंट लेना है, फिर वो सेगमेंट के लिए वो क्वांटिटी फाइंड करना है, और उसके बाद आपको पूरे सिस्टम के लिए उसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन का मतलब समेशन करना है, तो आपको रिजल्टेंट वो क्वांटिटी मिल जाएगा। क्या फ्रेंड्स, अगर अभी लिखना नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बट क्या फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया? यस सर। सो दैट इज द फर्स्ट टाइम आई हैड सॉल्व दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। और ऐसा एक बार नहीं है, ऐसा बहुत बार आने वाला है फ्यूचर में, ऐसा बहुत बार आने वाला है। चलो, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। Kinetic energy K of a particle moving along the circle of a radius r is depend on the distance cover as a kinetic energy equals to K as as square, where a is a constant. Then we want to find the force acting on the particle. Okay, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि फोर्स फाइंड करना है। देखो पहली बात यह है कि यहाँ पे मुझे, देखो सर्कुलर मोशन तो है, बट मुझे थोड़ा सोच के बताओ ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नहीं है। चलो थोड़ा सोच के बताना। सर्कुलर मोशन तो है ही, वो तो लिखा हुआ है, बट ये UCM है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नहीं है, वो आपको मुझे बताना है। चलो कोई बताएगा? हेत, नक्शी? सर नहीं है सर, क्यों नहीं है? वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ये एक्सेलरेशन ऐसा नहीं है, ये तो ये कोई कांस्टेंट है। इट इज नॉट द एक्सेलरेशन। हाँ सॉरी सर, वो तो नहीं है सर। Here kinetic energy varies with the distance। काइनेटिक एनर्जी डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है। दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू as स्क्वायर। दैट मीन thus this is not a UCM. In a UCM, uniform circular motion, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज उसका स्पीड कांस्टेंट रहता है। अभी हमने देखा ना, फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया। तो पहली बात कि ये UCM तो नहीं है। सो एक चीज कंफर्म है कि ये कौन सा वाला केस है? नॉन तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए आपको पता है क्या करना है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसमें दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं। याद है आपको? कोई बताएगा मुझे कौन कौन से दो टाइप के? एक जो होता है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, उसको आपको फाइंड करने के लिए dv/dt करना पड़ता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए dv/dt करना होता है। और दूसरा वाला जो होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। वो आपको पता है कि आप ये v²/r करके वो ले सकते हो, v²/r करके वो ले सकते हो। और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए किसी को याद है क्या करना होता है?
रूट AC square plus AT square. रूट एटी स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और एक बार, हाँ, एक बार रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मिल जाएगा तो आपको रिजल्टेंट फोर्स भी मिल जाएगा, F इक्वल्स टू ma। तो ये पूरा मैंने रोड मैप आपको बता दिया कि इसमें क्या करना है। देखो मैंने डायरेक्टली आपको क्रिटिकल लेवल के क्वेश्चन में करा रहा हूँ, मतलब डायरेक्टली मैं एडवांस एंड JEE लेवल का मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। आपके JEE में या नीट में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये तो मैंने डायरेक्टली अप लेवल कर दिया है। बट ये समझने के द्वारा आपका लॉजिकल अप्रोच बहुत ही क्लियर होगा, बहुत ही ज़्यादा आपका ओपन माइंडेड होगा। तो आप ये आगे के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो तो आराम से मतलब ट्राई करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो ये केस नॉन यूसीएम का है और मुझे रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले रिजल्टेंट एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, तो बोले भैया आपको दो चीज़ करनी है, एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करना है, आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करना है। कोई बात नहीं, सबसे पहले जो दिया है वहां से स्टार्ट करेंगे। क्या दिया है हमको, तो हमको दिया है कि काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो AS स्क्वायर है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ, हाफ एम चलो हाफ एम। तो यहाँ पे मुझे ये बताओ कि V स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। तो अगर मुझे है ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, V स्क्वायर बाय R करना पड़ेगा। तो V स्क्वायर बाय R में कर दूं तो ये 2AS स्क्वायर अपॉन MR। चलो मुझे क्या मिल गया, बताओ भैया मुझे क्या मिल गया, ये एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल गया। बट क्या इससे काम खत्म होगा, नो सर, टेंजेंशियल करना पड़ेगा। टेंजेंशियल करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, टेंजेंशियल भी कर लेते हैं, उसमें क्या है। चलो वापस से ये फॉर्मूला पे आ जाओ। तो अगर आपको V करना है तो V के लिए क्या करोगे आप, तो अगर V को सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाते हो तो क्या करोगे आप, रूट 2AS स्क्वायर बाय, क्या ऐसा होगा फ्रेंड्स। Yes, sir. यस सर। ओके, यस सर। so differentiating velocity with respect to time। तो ये इसको भी मैं डिफ्रेंशिएट मुझे करना पड़ेगा, रूट 2A/m इंटू एस। अब ये जो है ना वो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और ये रूट 2A/m है ना वो तो कांस्टेंट बाहर निकल के आएगा और बचेगा ds/dt। तो मुझे ये बताओ कि डिस्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ये रहा, इंटू एस। क्या ये बात आपको समझ में आया। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, यस सर। 2AS/m, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ। यस सर। तो अब मेरे पास क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, मेरे पास माँ है, माँ MA, माँ। तो रिजल्टेंट पास, अच्छा, मेरे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी है। तो अब मैं रिजल्टेंट एक्सेलरेशन फाइंड कर सकता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा, तो अंडर रूट में दोनों का स्क्वायर, तो ये 2AS स्क्वायर बाई MR का स्क्वायर प्लस 2AS/m का स्क्वायर। पर देखो ये स्क्वायर रूट में से 2AS/m जो है ना वो दोनों में से कॉमन निकल के बाहर निकल सकता है। तो स्क्वायर है, रूट है, स्क्वायर भी है, रूट भी है, तो बाहर निकलने के द्वारा दोनों निकल, स्क्वायर भी निकल जाएगा, रूट भी निकल जाएगा। 2AS/m जो है ना वो मैं दोनों में से निकाल सकता हूँ बाहर।
तो अंदर क्या बचेगा? S+1 तो ये s का एक पावर तो बाहर निकल गया, तो s का एक पावर और उसका स्क्वायर, तो s स्क्वायर बचेगा। डिनोमिनेटर में r स्क्वायर बचेगा, और इसमें कुछ भी नहीं बचेगा, इसमें 1 बचेगा। क्या ये बात समझ में आया आपको? Yes, sir. अब मुझे ये क्या मिला फ्रेंड्स? रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मिला। Resultant मुझे acceleration. फोर्स फाइंड करना है, तो फोर्स क्या हो जाएगा? Mass into resultant acceleration. तो इसको मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर इसको मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बचेगा बाकी? 2as बचेगा, मास कैंसिल हो जाएगा, s स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस 1, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, s 1 प्लस एस स्क्वायर बाई आर स्क्वायर रेज टू 1/2, ऐसा भी लिख सकते हो ना आप। Yes, sir. तो दिस इज द आंसर। तो क्या फ्रेंड्स आपको समझ में आया? ये टफ लेवल हो गया, मतलब मैं डायरेक्टली आपको क्रिटिकल लेवल का करा रहा हूँ, तो ये थोड़ा टफ रहेगा आपके लिए, बट आप खाली इतना सोचो कि क्या मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। ऐसा आइडिया बहुत दूर की बात है, वो तो जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ऐसे ऐसे ऐसा आइडिया आता, मैं जो समझा रहा हूँ, मैं जो आइडिया अप्लाई कर रहा हूँ वो आपको आता रहेगा। अभी शायद ऐसा पॉसिबल है कि आपको खुद ये आइडिया ना आए, बट मैंने जो समझा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं, वो एक बार सोच लो। वो अभी आप, आ रहा है. हाँ, वो अभी आपको वही देखना है कि मैं जो समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या फ्रेंड्स ये समझ में आया पूरा चीज? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 4, अ कार मूविंग इन द सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ अ रेडियस 10 मीटर with a constant speed of a 10 meter per second. A plumb bob is suspended from the roof of the car by tight rigid rod of a length 1 meter. The angle made by the rod with the track is, देखो यहाँ पे ऐसा है कि कार इज मूविंग इन द सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ अ रेडियस 10 मीटर विद अ कांस्टेंट स्पीड। देखो याद हो आपको, तो कोई बैंक्ड रोड जब होता है, तो बैंक्ड रोड में क्या होता है कि आपको पता है कि अगर फ्रिक्शन नहीं करना है तो वो जो वेलोसिटी होता है उसको ऑप्टिमम स्पीड बोलते हैं, याद है आपको? Yes, sir. याद करो लास्ट थ्योरी Yes, sir. 5, ये चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है। Ultra plus 10. वो मौत का कुआं याद है आपको? Yes, sir. तो वो ऑप्टिमम स्पीड से अगर रोटेट होता है ना, तो Yes, sir. वहाँ पे ही वो रोटेट हो, याद है आपको? ऑप्टिमम स्पीड से अगर वो रोटेट करेगा तो वहां पे ही वहां पे घूमेगा, याद है आपको? Yes, sir. sir. तो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि कांस्टेंट Yes, sir. का कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, और आपको ये बॉब का सस्पेंशन रूप के साथ कितना एंगल बन रहा है वो एंगल आपको फाइंड करना है। बट वो वही एंगल, वही चीज यहाँ पे होगा, जो ट्रैक के साथ एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पे बनेगा। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको वही अप्लाई करना है। V नॉट इज इक्वल टू, याद है किसी को फॉर्मूला? Root Raji plus 10. रूट राजी इंटू टेन थीटा। तो टेन थीटा को अगर सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाते हो तो कहना है इट इज अ V नॉट स्क्वायर बाई राजी। Yes, sir. Yes, sir. कितना दिया हुआ है यहाँ पे, स्पीड कितना दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स। रेडियस कितना दिया हुआ है? 10 मीटर 10 मीटर। एंड जी का वैल्यू कितना है वो भी 10 ले लेते हैं। 10 में तो फ्रेंड्स ये 10 थीटा का वैल्यू आपको, 1. तो 1 थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा? 45. 45. 45 डिग्री। तो क्या ये बात आपको समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। चलो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, ये क्वेश्चन गलत हो गया। 5th क्वेश्चन इज अ रॉन्ग क्वेश्चन एक्चुअली, ये हम नहीं कर पाएंगे। मैं चलो अभी स्टार्ट करना है तो कर देते हैं, बिकॉज ये जो है ना वो चैप्टर नंबर 6 के बाद आपको समझ में आएगा। गंदी बात, गंदी 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 बात। हम्म
चलो स्टार्ट करते हैं तो पूरा भी कर ही देते हैं। देखो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिया हुआ है के स्क्वायर आर टी स्क्वायर, और मुझे फाइंड करना है पावर मुझे फाइंड करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, मुझे है ना पावर फाइंड करना है। तो आपको मैं है ना 6 चैप्टर के अंदर मैं प्रूव करके दूंगा कि पावर क्या होता है, फोर्स इनटू द एक्सेलरेशन होता है, सॉरी फोर्स इनटू द वेलोसिटी होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड अ पावर। वो मैं प्रूव करके, वैसे प्रूव हो सकता है, चलो प्रूव करके देता हूँ मैं। मुझे ये बताओ कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है, यस और नो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. वर्क का मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। Yes, sir. Force into time, distance. हाँ, तो क्या ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब वर्क डन हुआ? बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो क्या होता है? Velocity. तो क्या ये फोर्स इनटू वेलोसिटी हो गया? तो Yes, sir. पावर फाइंड करना है तो आपको एम ए वी करना पड़ेगा। एम इंटू एक्सेलरेशन इंटू वी करोगे तो आपको पावर मिल जाएगा। तो मुझे क्या है कि यहाँ पे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन मुझे दिया हुआ है और मुझे पावर फाइंड करना है। कोई बात नहीं, चलो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन दिया हुआ है हमको, तो हमको ये पता है कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? V square by R. वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। चलो क्या ये ऐसा होगा फ्रेंड्स? इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। Yes, sir. इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके, अब मैं है ना वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा फिर? KRT। KRT. वेरी गुड। एंड इक्वल सर। फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? dv by dt. तो करो, तो dv बाई dt करो, तो dt ऑफ के आर टी। अब ये k एंड r तो है ना, r इज अ रेडियस एंड k इज अ कांस्टेंट, तो ये k एंड r तो बाहर निकल के आएगा और dt बाई dt तो 1 हो जाएगा। dt बाई dt 1, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो मुझे kr मिलेगा। तो फ्रेंड्स अभी मेरे पास है ना वेलोसिटी भी है और ये टेंजेंशियल, यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर इट शुड बी अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी मिल गया। मास इनटू द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो है, वो के आर है, एंड वेलोसिटी जो है वो के आर टी है। तो सारा वैल्यूज यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो एम के स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी। सो दिस इज द पावर दैट वी वांट। तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है, एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी? Yes, sir. Option B. ये आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6। String of length L is fixed at one end and carries a mass m at the other end. Okay, the string makes a 2 by pi revolution per second around the vertical circle through the fixed end and shown in the figure, and tension in the string. Okay, मुझे यहाँ पे टेंशन फाइंड करना है। ओके, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। बेसिकली दिस क्वेश्चन इज नॉट फ्रॉम द योर मोशन इन 2 डायमेंशन, इट इज एक्चुअली फ्रॉम द Fifth chapter. चैप्टर नंबर 5 से हो जाएगा ये। चैप्टर नंबर 5 से ये सोल्व हो जाएगा। देखो मुझे ये बताओ कि ये जो बॉब है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है,
उसके ऊपर कितने कितने फोर्स लगेंगे? 3. 2 ही फोर्स लगेंगे, 2 ही लगेंगे। एक जो है वो उसका खुद का वेट तो उठाना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, इसीलिए बोल रहा हूँ कम खाओ. ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरा कौन सा फोर्स लगेगा इसके ऊपर? Tensional. Normal. फ्रेंड्स अब यहाँ पे चीज ऐसी है कि सर्कुलर मोशन तो कर रहा है, तो कोई ना कोई फोर्स तो ऐसा होना ही चाहिए कि जो टुवर्ड्स द सेंटर प्रोवाइड होना चाहिए, वो उसका रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे कोई मुझे बताएगा कौन सा फोर्स है वो टुवर्ड्स द सेंटर प्रोवाइड हो रहा है? सर नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा? नहीं, ये तो देखो नॉर्मल, क्या बात कर रहे हो आप? नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स कब लगता है? जो कोई ऑब्जेक्ट कोई सरफेस के ऊपर पड़ा है, यहाँ पे हैंगिंग है, वो हवा में रोटेट हो रहा है, तो नॉर्मल कहाँ से आएगा भैया? समझते हो क्या मेरी बात? नॉर्मल फोर्स कब प्रोड्यूस होता है? Yes, कोई sir. कोई चीज के ऊपर पड़ी है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि हम है ना टेंशन के 2 कंपोनेंट निकाले। अगर यहाँ पे एंगल 30, यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे भी थीटा होगा। Yes, sir. Yes, टेंशन का sir. ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा जिसके साथ एंगल फॉर्म होता है? वो कोस कंपोनेंट। तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा होता है? T cos theta. टी कोस थीटा। और ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? T sin theta. तो अब मुझे ये बताओ कि टुवर्ड्स द सेंटर कौन सा फोर्स एक्टिंग, व्हिच फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर? हाँ, वो सेंट्रीपिटल फोर्स T का sin theta. वो T sin theta. रिक्वायरमेंट कौन फिलफिल कर रहा है? T sin theta. परफेक्ट, टी साइन थीटा। T sin theta. परफेक्ट। तो हियर रिक्वायर्ड centripetal force is provided by t sin theta. तो कैन आई से centripetal force equals to t sin theta? चलो, क्या ये बात आप Yes. में आई? Yes, sir. इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब फॉर्मूला क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स का? mv square by r. mv square by r. Okay, so is equals to t. Yes, sir. Can I also say it is a m r omega square because v equals to r omega? Yes, sir. चलो, यहां तक समझ में आया आपको? Yes, sir. Is that clear to you? Yes, sir. अब फिगर Yes. मुझे बताओ कि sin theta is equals to मुझे क्या लिखना चाहिए? Look at the figure and tell me what should be the sin theta. Cm by. हाँ, तो cm Yes, sir. कितना है? ये cm का वैल्यू रेडियस जितना है, देखो। तो कैन आई से r by l? R by Yes, sir. Yes, sir. Is it okay everybody? yes. Yes, sir. So m r omega square is equals to t into r by l. Is that clear? Yes. Yes, sir. So our ultimately target is to find the centripetal force. So our ultimate wants to find the tension of the string. तो tension को सब जगह इक्वेशन बनाते हैं, तो ये हो जाएगा ml into. ml omega square. Omega square. Now we had provided omega. Omega का वैल्यू हमको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखो तो? 2 by pi. 2 by नहीं, वो गलत है। 2 by pi रिवॉल्यूशन पर सेकंड। अब हमारे लिए जो है ना ओमेगा का वैल्यू ये रिवॉल्यूशन में नहीं चलेगा, दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू रेडियन। तो 1 रिवॉल्यूशन मतलब रिवॉल्यूशन खत्म होगा तो कितना रेडियन होगा? 2 pi. हाँ, एक रोटेशन कंप्लीट होता ना तो 2 पाई जितना रेडियन होता है। वो 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन। तो ये 2 बाई पाई इंटू रिवॉल्यूशन जो है ना उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज याद करो सेकंड चैप्टर, ओमेगा का जो यूनिट होता है ना वो रेडियन पर सेकंड में होना चाहिए, रिवॉल्यूशन पर सेकंड में नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे हम उसको? 4 रिवॉल्यूशन, हो जाएगा। रेडियन पर सेकंड। तो ये हो जाएगा पाई गेट कैंसल, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 4 रेडियन per second. अब जाके आप इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अब जाके इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो ml एंड ओमेगा का मतलब 4 का स्क्वायर, तो ना 16. तो दैट 16 ml। Option D. D option.
तो क्या भैया ये पता चला आपको? Yes, sir. डायरेक्टली Yes, sir. हार्ड लेवल मतलब जेडबल एडवांस या जेडबल लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, डायरेक्टली क्रिटिकल में करा रहा हूँ। सो इन द जनरली नीट एंड जेडबल एग्जाम इससे लिबरल टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बट अगर आप इसको सोचते हो तो आपको बहुत ही मतलब अच्छा रहेगा आपके लिए। बट क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, पल्ले पड़ा? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। A stone of a mass 1 kg tied to a light inextensible string of a length 10 by 3 meter, whirling in a circular path of a radius L in a vertical plane. If the ratio of the maximum tension of a string and the minimum tension of the string is a 4, and if a G is taken to 10, what is the speed of a stone at the highest point of the circle is? Very good. Okay. Friends, देखो क्या मैंने एक लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन मैंने कराया था, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, केस 1 केस 2 कुछ सिखाया था मैंने आपको 5th चैप्टर में। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो उसी का यहाँ पे यूज होने वाला है भैया। वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन सिखाया होगा। ओके तो चलो पहले मेरी बात सुन लेते हैं यहाँ पे एकदम जगास। बहुत ही एडवांस क्वेश्चन है ये, बहुत मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स। आप थोड़ा मेरी बात सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा। Yes, sir. ओके देखो ये सेंटर है, तो ये यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट होगा ना तो आपको पता है कि टेंशन ऊपर होता है, इसको T1 बोल देता हूँ, और उसका वेट नीचे होता है, राइट। Yes, sir. और सपोज कि यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, वेलोसिटी अच्छा तो चलो ये पॉइंट लोअर मोस्ट पॉइंट के लिए, फॉर अ लोअर मोस्ट पॉइंट मुझे ये बताओ कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा टुवर्ड्स द सेंटर, कितना है? Tension. भूल गए, मैंने कराया था ना आपको, क्यों भूल जाते हो? T1 ऊपर माजी नीचे है, तो इफेक्टिव ऊपर का तरफ किसका फोर्स कितना होगा? T1 माइनस माजी। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ mv1 स्क्वायर बाई l, सपोज कि ये स्ट्रिंग का लेंथ l है, तो mv1 स्क्वायर बाई l, ये तो आपको पता है T1 माइनस माजी पता चला आपको लोअर मोस्ट पॉइंट के लिए। Yes, sir. Yes, sir. तो T1 माइनस माजी, तो यहाँ पे अगर आपको टेंशन फाइंड करना है तो T1 क्या होगा? mv square plus Maji upon L. mv1 स्क्वायर बाई l प्लस माजी। चलो, एंड आई शुड से इट इज अ मैक्सिमम टेंशन, ये इसमें एडिशन होता है टेंशन में। अब अपर मोस्ट पॉइंट के लिए अपर मोस्ट पॉइंट के लिए सोचते हैं। Tension plus Maji. परफेक्ट। तो द सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू, कैन आई से टेंशन प्लस माजी, T2 प्लस माजी, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, टेंशन भी नीचे की तरफ होगा एंड वो माजी भी नीचे की तरफ होगा, तो T2 प्लस माजी। तो अब क्या होगा, तो सर ये तो मिनिमम हो जाएगा ना सर? हाँ ये मिनिमम हो जाएगा। तो mv2 स्क्वायर बाई जी, mv2 स्क्वायर बाई l, सेंटीमीटर फोर्स इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r, mv2 स्क्वायर बाई l। यहाँ पे रेडियस जो होगा ना, वो रेडियस का वैल्यू लेंथ जितना ही होगा, तो mv2 स्क्वायर बाई l इज इक्वल्स टू T2 प्लस माजी। तो यहाँ पे टेंशन जो मिनिमम है
उसका वैल्यू हो जाएगा एम वी टू स्क्वायर बाई एल माइनस माजी। इक्वेशन नंबर 2। चलो ये बात समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है। सर ये मिनिमम कैसे हुआ वो बताना। हाँ मैं बता देता हूँ आपको। क्या होता है कि आप थोड़ा लॉजिकली सोचो ना तो भी पता चल जाएगा। देखो जब ये स्ट्रिंग जब ऊपर जाती है ना तो वो थोड़ा खुलता है, मतलब उसका मतलब ये उसका इट विल बी गेट्स स्लेकन। इट स्लेकन का मतलब उसका खिंचाव थोड़ा कम होना। और ये जब स्ट्रिंग नीचे आती है तो वो मैक्सिमम खिंचाती है, मतलब उसका खिंचाव ज़्यादा होता है। तो ये लॉजिकली तो हमको दिख रहा है कि भाई नीचे जब होता है ऑब्जेक्ट तो मैक्सिमम स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होता है, ऊपर की साइड जब स्ट्रिंग जाती है तो वो उसका मतलब वो थोड़ा मतलब उसका खिंचाव कम हो जाता है, इट विल गेट स्लेकंड। तो वहाँ पे टेंशन कम होता है। वो लॉजिकली, मैथमेटिकली भी आप देख सकते हो। मैथमेटिकली नीचे की साइड देखो टेंशन में एडिशन हो रहा है, दोनों टर्म का एडिशन हो रहा है देखो, और ऊपर के पॉइंट में दोनों टर्म का सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ऑब्वियसली कौन सा टेंशन ज्यादा होगा, 1 वाला या 2 वाला? 1 1। 1 हो रहा। तो कोई भी हिसाब से आप देख सकते हो, लॉजिकली एज वेल एज मैथमेटिकली यू कैन से द सेम थिंग। तो अब मुझे ये दिया हुआ है कि टेंशन का रेशियो हमको दिया हुआ है, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन का रेशियो 4 दिया हुआ है। बट उससे पहले मुझे एक चीज आपको करने की, अच्छा कर लेते चलो। अब T1 अपॉन T2 मैक्सिमम टेंशन अपॉन मिनिमम टेंशन का वैल्यू हमको 4 दिया हुआ है, तो है ना फ्रेंड्स, हम लिख देते हैं चलो उसका वैल्यूज। तो माजी प्लस एम स्क्वायर बाई एल अपॉन एम वी टू स्क्वायर बाई एल माइनस माजी इज इक्वल्स टू 4। अब है ना, हम थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं और m को कैंसिल कर देते हैं। सब टर्म में से है ना, फ्रॉम एवरी टर्म्स आई कैन रिमूव द फ्रॉम एवरी टर्म्स आई कैन रिमूव द m गेट कैंसिल, m सब जगह पे से कैंसिल हो जाएगा। तो m इज गेट कैंसिल फ्रॉम ऑल द टर्म्स, तो बाकी क्या बचेगा, gl प्लस v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर माइनस gl इज इक्वल्स टू 4। क्या ये बात समझ में आया आपको? मैंने एलसीएम भी ले लिया, m को कैंसिल भी किया, एलसीएम भी ले लिया, और दोनों के डिनोमिनेटर में l आएगा उसको मैंने कैंसिल भी कर दिया। एक दो स्टेप मैंने कट किया, चलेगा? सर ये केस में सर एल तो दोनों में सेम ही आएगा ना सर? हाँ तो L1 L2 तो मैंने लिखा ही नहीं है ना, इसीलिए तो हाँ सर, तो वो भी तो कैंसिल हो सकता है ना सर? कौन सा? एल भी कैंसिल हो ही सकता है ना सर अगर दोनों में अरे सेम वो है? होना तो चाहिए ना कैंसिल करने के लिए, सारे टर्म में तो होना चाहिए ना, ओके सर। सारे टर्म में तो होना चाहिए, तो कॉमन निकल के कैंसिल होगा ना। हाँ ठीक है सर। देखो यहाँ पे m कॉमन निकला, नीचे से भी m दोनों टर्म में से कॉमन निकला और फिर कैंसिल हो गया। हाँ नीचे उसमें एल नहीं है। ओके सर, समझ गया। तो दोनों टर्म में l होता तो वो कॉमन निकल के कैंसिल होता ना। और फिर हाँ सर। क्या किया कि मैंने एलसीएम ले लिया, तो l अपॉन l, l अपॉन l अपॉन l अपॉन l कैंसिल। इज दैट क्लियर टू यू? अब मुझे ये पता करो कि कहाँ पे फाइंड करना है मुझे, स्पीड कहाँ पे, द स्पीड एट द हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट। और हाईएस्ट पॉइंट में मैंने स्पीड क्या अज्यूम किया हुआ है, v1 या v2? V1। नहीं नहीं नहीं, मैंने लोअर मोस्ट पॉइंट में v1 अज्यूम किया है। देखो आप यहाँ पे देखो ध्यान से, एंड हाईएस्ट पॉइंट में मैंने स्पीड क्या अज्यूम किया हुआ है। V2। मुझे ये बताओ कि V2। v1 फाइंड करना है या v2 फाइंड करना है? V2। v2 फाइंड करना है। V2। और एक चीज, अब एक और कंसेप्ट मैं लगाने वाला हूँ, अब बाउंस हो जाएगा ना। अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन अप्लाई करना है। तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो फ्रेंड्स ये सर ये नहीं पता है हमको। हाँ पता है ना आपको? नहीं पता है सर। हाँ तो इसी से तो बोल रहा हूँ कि ये जाएगा नहीं माइंड में से, तो कोई बात नहीं। अब मैंने बताया ना कि कंजर्व मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है यहाँ पे, मतलब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ, वो कांस्टेंट रहना, मतलब इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। मतलब पॉइंट 1 के लिए पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पॉइंट 2 के लिए पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी।
अब .1 जो है ना वो तो ग्राउंड पे ही है। आपको ये पता है पोटेंशियल जी का वैल्यू mgh होता है? हाँ सर। ये पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? यस सर। ओके, तो पॉइंट Yes, sir. ग्राउंड पे ही है, तो वो ग्राउंड पे ही है तो मतलब, वो तो 0 हो जाएगा सर। और वहां पे मिलेगा आपको हाफ m1v1 स्क्वायर, हाफ m v1 स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ कि u2 क्या लिखूं मैं? u2 का ये ग्राउंड है, हम हमारे लिए ये ग्राउंड है, ऐसा सोच लो। तो ग्राउंड से हाइट कितना होगा u2 का, .2 का D. 2R. कितना होगा? 2R. 2L. मतलब 12 लगी तो चलेगा 12, Yes, sir. यस तो ये हो जाएगा 12 Yes. प्लस क्या बचेगा, हाफ m v2 स्क्वायर, हाफ V2 स्क्वायर। स्क्वायर, वहां पे स्पीड 2 है। तो अब देखो, एक फिर से मैं एक बार लिख लेता हूँ, एक बार फिर से लिख लेता हूँ, हाफ m v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2mgl प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। अब है ना, m गेट कैंसल्ड, और मैं है ना, ये मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और m को कैंसिल कर रहा हूँ, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4mgl, m कैंसिल किया सॉरी, m कैंसिल किया, सब में से m कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, 4GL। मल्टीप्लाई करता हूँ तो m कैंसिल 2 से मल्टीप्लाई, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4gl प्लस v2 स्क्वायर। चलो क्या प्लस V2 स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अब क्या करेंगे, ये v1 का जो वैल्यू है ना वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब मैं, देखो ये बहुत ही अच्छा लेवल, बहुत बहुत ही डिफिकल्ट लेवल हो गया आपके लिए। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन मैं कब करवाता हूँ पता है आपको? 12th स्टैंडर्ड खत्म होने के बाद में करवाता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन। तो आपके लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं, चालू किया है तो ख़त्म करेंगे हम। चलो ये समझ में आया, मैंने v1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। ऐसा मुझे क्यों करने की ज़रूरत पड़ी पता है आपको? मुझे है ना v2 फाइंड करना था, मुझे अपर मोस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करना था। इसलिए मुझे क्या करना था कि v1 को एलिमिनेट करना था। तो v1 को एलिमिनेट करने के लिए मैंने v1 का वैल्यू पहले निकाला और उसको मैंने वहाँ पे प्लेस कर दिया। तो अब फ्रेंड्स, अब बताओ मुझे न्यूमरेटर में क्या बचेगा? बताओ फ्रेंड्स, अब न्यूमरेटर में क्या बचेगा? V2 स्क्वायर प्लस 5GL। वेरी गुड। तो न्यूमरेटर में बचेगा v2 स्क्वायर प्लस 5gl एंड डिनोमिनेटर बचेगा V2 स्क्वायर माइनस माइनस इज इक्वल्स टू 4। 4। अब सारे वैल्यूज हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, सारे वैल्यूज मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा। 5g का वैल्यू है, हमने दिया है 10 लेना है। लेंथ हमको दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया हुआ है? 10 बाई लेंथ कितना दिया हुआ है भैया? 10/3 3 मीटर। अपॉन v2 स्क्वायर माइनस g का वैल्यू 10, लेंथ का वैल्यू 10/3 इज इक्वल्स टू 4। अब ये हो जाएगा, क्या करूं मैं इसका अभी, चलो ये अभी नहीं करते, इसके लास्ट में भी ले सकते हैं, लास्ट में करते हैं, थोड़ा और कर देते हैं, थोड़ा और लास्ट में ज़्यादा अच्छा रहेगा सिंप्लीफाई करना। चलो अब ये मल्टीप्लाई कर दो, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, तो v2 स्क्वायर प्लस 5gl इज इक्वल्स टू 4V2 स्क्वायर माइनस माइनस 4gl। ओके, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ 3v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9gl? यस सर। देखो ये 4gl लेफ्ट हैंड से जाएगा तो 9gl हो जाएगा, 5 + 4, और ये 4 - 1 मतलब 3v2 स्क्वायर, तो v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डियर फ्रेंड्स, अब जाके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, थ्री थ्री कट हो जाएगा 100 आंसर आएगा 100। तो v2 का क्या आंसर आएगा भैया? 10 मीटर।
ये बहुत ही एडवांस लेवल हो गया, बट मजा आ गया ना। यस सर। यस सर। तो ये चीज़ है। अब आप ये भी कर सकते हो, ये V2 का वैल्यू आपको मिला ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप ये V2 का वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दो, राइट। V2 का हाँ, तो ये मिल गया। क्या मिल जाएगा, V1 भी मिल सकता है। मतलब अगर आपको हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट के बदले लोवेस्ट पॉइंट का पूछा है तो भी आप फाइंड कर सकते हो। इसमें आपको लोवेस्ट पॉइंट का पूछा है तो भी उसका भी वेलोसिटी आप फाइंड कर सकते हो। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ द V2 इन द इक्वेशन, दैट इक्वेशन ऑफ V1, you will get the answer. Is it understood, friends? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या फ्रेंड्स ये चीज आपको पता चली? यस सर। यस सर। तो इस लेवल के क्वेश्चन एडवांस के एग्जाम, JEE एडवांस और कभी कभी JEE के अंदर पूछते हैं। वैसे जनरली इस टाइप के क्वेश्चन एडवांस लेवल में होते हैं। आई होप कि आपको एटलीस्ट पता चला होगा, भले ही आप ये सोच ना पाओ वो बराबर है, बट ये आपको मैंने जो कर रहा हूँ मैं सब समझ सकते हो ना, ये समझ रहे हो ना आप? यस सर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8। पार्टिकल P is a sliding down a frictionless hemispherical bowl. It passes the point A at a t is equals to 0. At this same instance, horizontal component of this velocity is a v. A bead q of the same mass is ejected from A at t equals to 0 along the horizontal string AB with the speed v. Friction between the bead and string is negligible. Let Tp and Tq be the perspective time taken by the P and Q to reach the B. Okay. Then चलो पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन समझाने की ट्राई करता हूँ, बिकॉज ये अभी तो आपको क्वेश्चन ही क्लियर नहीं होगा, अभी तो क्वेश्चन ही आपको क्लियर नहीं हो पाया होगा। तो 2 मिनट मेरी बात सुन लो तो आपको पहले क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसमें है क्या, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है और हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है, 2 पार्टिकल है। तो एक को मैंने डायरेक्टली A to B थ्रो किया कांस्टेंट स्पीड के साथ। जो बीड Q है ना, उसको मैंने A to B डायरेक्टली कांस्टेंट स्पीड के साथ थ्रो किया है। तो ये जो है वो डायरेक्टली जा रहा है A to B, और दूसरे को मैंने यहाँ से रिलीज किया है, और ये जो बीड P है उसको रिलीज किया है, और उसका भी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो v ही था, उसका भी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो v ही था। तो क्वेश्चन ऐसा है कि कौन सा वाला A to B पहुंचने के लिए किसको ज्यादा टाइम लगेगा, किसको कम टाइम लगेगा, ऐसा क्वेश्चन है। अच्छा, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों को साथ में थ्रो किया है। एक को डायरेक्टली v वेलोसिटी के साथ थ्रो किया है A to B, वो स्ट्रिंग के ऊपर जाता है और B पे पहुंचता है, और दूसरा ये कर्व्ड पाथ लेके पहुंचता है। दोनों का ओरिजिनल हॉरिजॉन्टल जो स्पीड था वो सेम ही था, दोनों का हॉरिजॉन्टल जो स्पीड है वो सेम ही है, बट एक का जो पाथ है वो स्ट्रेट है और दूसरे का जो पाथ है वो ऐसे, दूसरे का जो पाथ है वो ऐसे दूसरे वाले का जो है वो ऐसे कर्व्ड है। तो कौन सा वाला जल्दी पहुंचेगा B पे?
ऐसा क्वेश्चन है। चलो आपको कोई आइडिया आ रहा है? अच्छा बोला, क्वेश्चन तो समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ मुझे। हाँ सर समझ में हाँ आया। सर। हाँ सर नहीं है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है कि हम दो चीज़ कर रहे हैं। हम दो ऑब्जेक्ट को ए टू, देखो दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, बीड पी एंड बीड क्यू। तो बीड क्यू जो है ना, उसको मैं, एक स्ट्रिंग है यहाँ पे, एक स्ट्रिंग ए टू बी कनेक्ट किया हुआ एक स्ट्रिंग है। तो एक बीड जो है ना, वो स्ट्रिंग के ऊपर जाके बी तक पहुँचता है, वो स्ट्रिंग के ऊपर ही जाके बी तक पहुँचता है। और दूसरा जो है वो नीचे का पाथ लेके बी पे पहुँचता है। दोनों का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों का सेम ही है, दोनों का इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम ही है। तो कौन सा जल्दी पहुंचेगा, कौन सा लेट पहुंचेगा, ऐसा सिंपल क्वेश्चन है, दैट्स इट। बहुत सिंपल। स्ट्रिंग वाला जल्दी पहुंचेगा। हाँ कौन सा? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग स्ट्रिंग वाला। देख लेते हैं, देख लेते हैं, देखो मैं आपको सॉल्व करके दूँ तो आपको पता चल जाएगा क्या है। तो सबसे पहले है ना, ऑब्जेक्ट क्यू के बारे में सोचते हैं। तो क्यू का कोई भी पाथ ले लो, कोई भी जगह पे ले लो, तो उसके ऊपर एक ही फोर्स लगेगा। उसके ऊपर क्या होगा, दो फोर्स लगेगा। एक तो जो है वो उसका खुद का वेट नीचे की तरफ, और नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ। मतलब ऑब्जेक्ट क्यू के लिए नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है। तो उसका मतलब उसका हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट। एग्जैक्टली। तो वो जो ऑब्जेक्ट क्यू है वो Yes, कैसे करेगा? इट विल परफॉर्म द मोशन विद अ कांस्टेंट स्पीड। ये चला, आपको पता चला? ये पता चला? यस सर। और ऑब्जेक्ट पी के बारे में सोचो। तो अब जो है ना वो बहुत ही झक्कास है। अब बात ऐसी है कि ऑब्जेक्ट क्यू के ऊपर कितने फोर्स लगेंगे। अब दो। ऑब्जेक्ट पी के ऊपर उसका खुद का वेट नीचे लगेगा। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस सर। और नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा, वो सरफेस के नॉर्मल होगा, ऐसा होगा। यस सर। और Okay. ये स्लोप वाला लगेगा। क्या बोल रहे हो? स्लोप वाला लगेगा ना। हाँ मतलब स्लोप वाला लगेगा, सही बात है आपका। तो ये जो होगा वो एग्जैक्टली क्या होता है कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया, ये नॉर्मल फोर्स, और ये उसका वेट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मैं ना, ये दो फोर्स ही लगेंगे, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, ये दोनों दो फोर्स ही लगेंगे। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये माजी का कोई ना कोई कंपोनेंट, देखो हम अब यहाँ पे दो कंपोनेंट निकाल सकते हैं नॉर्मल फोर्स के, नॉर्मल फोर्स के दो कंपोनेंट निकाल सकते हैं। नॉर्मल फोर्स के दो कंपोनेंट यहाँ पे निकल सकते हैं। यहाँ पे एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो ये वाला जो एंगल है ना वो थीटा है। तो बिकॉज ऑफ दैट, चलो ना, कोई बात नहीं, वो थीटा की वो अल्फा की ज़रूरत नहीं है। चलो ऐसा सोच लेते हैं कि यहाँ पे एंगल थीटा है। तो नॉर्मल का ये वाला कंपाउंड कौन सा होगा? एन कोस थीटा। और ये वाला कंपाउंड कौन सा होगा? एन साइन थीटा। एन साइन थीटा। एन साइन थीटा। तो फ्रेंड्स सोचो, अब ये बीड पी है ना, ये एन कोस थीटा वाला और माजी तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एन कोस थीटा एंड माजी आर गोइंग टू कैंसलिंग ईच अदर बिकॉज इट इज इन द इक्विलिब्रियम इन द वर्टिकल डायरेक्शन। बट ये जो एन साइन थीटा है ना,
So in a horizontal direction, it is having force. How much force that is? n sin theta. and sin theta is कैसा equals मोशन to करेगा? वो एक्सेलरेटेड मोशन करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो मुझे ये बताओ कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है और दूसरा एक्सेलरेटेड जा रहा है, तो कौन सा वाला जल्दी पहुंचेगा? दोनों के इनिशियल वेलोसिटी तो सेम ही है। या एक्सेलरेटेड। एक्सिलरेटेड वाला। परफेक्ट। it will reach point B first. So time taken by the bead P will be somehow less than the time taken by the bead Q. तो TP is less than TQ. क्या ये बात आपको समझ में आया? पहली नजर से किसने ऐसा बोला था कि वो स्ट्रिंग वाला पहले पहुंचेगा, बट स्ट्रिंग वाला पहले नहीं पहुंचेगा, ये वाला पहले पहुंचेगा। क्या ये बात आपको समझ में आया अभी? yes sir. तो फ्रेंड्स, इसी का नाम जिंदगी। देखो आप अभी छोटे हो, आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है। ये जिंदगी, ये दुनिया खराब है फ्रेंड्स, ये दुनिया बहुत खराब है। जीवन में कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। अभी आप बहुत छोटे हो, आप थोड़ा बड़े होगे तो समझ में आ जाएगा। ये दुनिया बहुत खराब है। जो दिखता है वो होता है, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। आपको लग रहा था ऐसा कि ये ऊपर वाला फास्ट पहुंचेगा, बट एक्चुअली वो नीचे जाने वाला फास्ट पहुंचेगा। TP should be less than TQ, and let me see the answer. Let me check out whether we had done the right or not. So critical में कौन सा वाला क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 8 में ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन ए है। तो 8th क्वेश्चन में ऑप्शन ए सही बात है। देखो पता चला बात आपको अभी? Yes sir. Is that clear to you? Yes sir. Come to the question number 9. A long horizontal road has a bead which can slide along its length and initially placed at the distance L from one end A of a road. The road is set an angular motion about a constant angular acceleration alpha. The coefficient of a friction between the road and bead is a mu, and the gravity is neglected. Then the time after which the bead starts slipping. Okay. एक बार फिर से समझ लेते हैं। A long horizontal road has a bead which can slide along its length. रोड है, उसके ऊपर एक छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ है और वो उसके ऊपर स्लाइड कर सकता है। रोड के ऊपर वो पत्थर मतलब जो है वो स्लाइड कर सकता है। उसका एक एंड पे पड़ा हुआ है, वो एक एंड से L लेंथ पे पड़ा हुआ है, और रोड इज सेट एंगुलर मोशन अबाउट कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. If the coefficient of friction of a road is mu and gravity is neglected, then a time after which the bead starts slipping. Okay. कौन से टाइम के बाद वो स्लिप होना स्टार्ट होगा? क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, मुझे भी सोचना पड़ेगा. लेट मी थिंक अबाउट इट. पहले सिचुएशन को रियलाइज करते हैं कि क्या है सिचुएशन. सबसे पहले इस टाइप के डिफिकल्ट क्वेश्चन में देखो, आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, आईआईटी में पूछा हुआ एग्जाम है ये, एडवांस का एग्जाम है ये. तो पहले सिचुएशन को हम समझने की ट्राई करते हैं कि क्या है सिचुएशन. सिचुएशन ऐसा है कि हमारे पास एक रोड है, ये रहा हमारा रोड.
और क्या करते हैं कि उसको हम रोटेट करेंगे रोड को विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस। ये रोड को हम है ना रोटेट करेंगे फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड, इसको रोटेट करेंगे ऐसे। और इसके ऊपर है ना एक छोटा सा एक बीड हमने पड़ा हुआ है यहाँ पे, प्लेस किया हुआ है यहाँ पे, उसके एंड से एल जितने डिस्टेंस पे प्लेस किया हुआ है। A long horizontal road has a bead which can slide along its length, initially placed at the distance L from one end of a road. The road is set in angular motion about the A. अच्छा, जहाँ से मतलब जहाँ से जो एंड ए से ही डिस्टेंस एल है, तो ये गलत कर दिया। ये जो डिस्टेंस एल है ना, वो जहाँ से रोड को हमने रोटेट करना स्टार्ट किया ना, उसी पॉइंट से उसका डिस्टेंस एल है, ऐसा दिया हुआ है। जिस पॉइंट पे रिस्पेक्ट में रोड को रोटेट कर रहे हैं, उसी पॉइंट से वो डिस्टेंस एल है। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द बीड इज अ म्यू एंड ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, देन आफ्टर विच टाइम इट स्टार्ट स्लिपिंग। तो कब स्लिप होना स्टार्ट होगा, टाइम पूछा है। टाइम तो कैसे मिलेगा, टाइम कैसे मिलेगा, स्लीप होने का टाइम कैसे मिलेगा? ओके ओके ओके, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एकदम झकास। ओके फ्रेंड्स, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन ये कर देते हैं, उसके बाद हाँ बोलो। हमारा ट्यूशन है सर। एक बस 5 मिनट भैया, खत्म हो जाएगा, 5 मिनट रह जाओ, 5 मिनट हो गया, बस जस्ट खत्म। ओके, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रोड है, इसके रिस्पेक्ट में उसको रोटेट होना है। यहाँ पे डिस्टेंस एल है और यहाँ पे बीट पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, जब वो स्लीप होना स्टार्ट होगा, तो देखो जब वो स्लीप होना स्टार्ट होगा तो एट दैट टाइम क्या होगा फ्रेंड्स, उसका देखो, उसको बचा के कौन रखेगा, उसको कौन बचा के रखेगा? फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन फोर्स उसको बचा के रखेगा। तो आई कैन से अ फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोवाइडिंग अ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एम वी स्क्वायर बाई एल, यहाँ पे रेडियस एल जितना हो जाएगा बिकॉज ये डिस्टेंस एल है, इज इक्वल्स टू एफ एस। तो कैन आई से एम एल ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ एस? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? स्टैटिक फ्रिक्शन बताएगा। बिकॉज वी इक्वल्स टू आर ओमेगा। हाँ बोलो। स्टैटिक फ्रिक्शन बताएगा इसको। स्टैटिक फ्रिक्शन ही रहेगा ना, क्यों प्रॉब्लम है इसमें? बिकॉज रोड अभी स्लिप नहीं हो रहा है। कब स्लिप होना स्टार्ट होगा वही तो क्वेश्चन है, तो अभी तो वो स्लिप नहीं हो रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन उसको बचा के रखेगा। रोड इज मूविंग बट बीड इज स्टेशनरी ऑन द रोड, रोड इज मूविंग बट बीड इज स्टेशनरी ऑन द रोड। इज अ क्लियर? अब वी यस सर। ओमेगा मतलब एल ओमेगा, आर ओमेगा मतलब एल ओमेगा, तो एल ओमेगा एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई एल, एल एल कैंसल, एल ओमेगा स्क्वायर। अब कोई एक सर्टेन स्टेट आएगा जब बीड मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, तो एट दैट टाइम क्या होगा? बोलो, एट दैट टाइम क्या होगा? एफ एस बिकम्स एफ एस मैक्सिमम। एफ एस मैक्सिमम। तो अब ये हो जाएगा एम एल ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एस एक्स मैक्सिमम इक्वल टू क्या होता है? म्यू एस एन। एंड म्यू एस एन का मतलब क्या होगा? म्यू एस माजी। क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। तो एल ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू जी। चलो यहाँ तक समझ में आया? यस सर।
अब ओमेगा इज इक्वल Yes, sir. ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, इट इज केम फ्रॉम v इक्वल्स टू v0 प्लस at। तो ये रोटेशनल मोशन के लिए है। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टी। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, तो ओमेगा के बदले आप लिख सकते हो अल्फा टी, ओमेगा के बदले लिख सकते हो अल्फा टी। तो अब हो जाएगा ये एल ओमेगा स्क्वायर के बदले अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू जी। तो टी स्क्वायर को सब जगह इक्वेशन बना दो, तो ये हो जाएगा म्यू जी अपॉन एल अल्फा स्क्वायर। तो अब टी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भैया? आपका हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू जी अपॉन एल अल्फा स्क्वायर। तो टी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको? रूट म्यू जी अपॉन एल टी अपॉन एल इंटू 1 अपॉन अल्फा। तो ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए? Yes. ऐसा कोई ऑप्शन है? लेट मी चेक। ओके, हमारा आंसर क्या आया था? रूट म्यू जी अपॉन एल इंटू 1 बाय अल्फा। तो ये हमारा तो आया था म्यू जी अपॉन एल इंटू 1 अपॉन अल्फा, ऐसा कुछ आया था। तो ये ऐसा आ नहीं रहा है, तो हम नेक्स्ट टाइम इसको देख लेंगे। एक बार मुझे फिर से एक बार उसका ट्राई करना पड़ेगा, बट ये ऑप्शन डी नहीं है ना, एक बार वो भी देख लेते हो। क्वेश्चन के आंसर में डी नहीं है ना, सॉल्यूशन का आंसर में डी तो नहीं है ना। 9th क्वेश्चन में बी नहीं, 9th क्वेश्चन में है ए ऑप्शन है। कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट टाइम हम इसको वापस से एक बार सॉल्व कर लेंगे। तो आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। ये 9th क्वेश्चन बाकी है, वो मुझे याद कराना। तो ये नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तो आपको क्या करना के लाना है? यूसीएम करके लाना है, नॉन यूसीएम करके लाना है, और मैं आपको क्रिटिकल क्वेश्चन आगे बढ़ाऊंगा। ओके, तो आज का यस सर। खत्म कर रहा हूँ। सर ये थर्सडे चैप्टर 4 की एग्जाम। हाँ, अभी आपका जो एग्जाम आ गया वो चैप्टर नंबर, मतलब मोशन इन 2 डायमेंशंस, मोशन इन 2 डायमेंशंस का एग्जाम नहीं है, मोशन इन 1 डायमेंशन का एग्जाम है, चैप्टर 4 का नहीं होगा। ये थर्सडे किसकी बात कर रहे हो? वेडनेसडे की बात कर रहे हो? सर 1 तो हो गया, JEE। हाँ, तो भी मोशन इन 1 डायमेंशन का ही रहेगा जेडब्ल्यू में। अभी 2 डायमेंशन का तो अभी चालू नहीं होगा। जेडब्ल्यू नीट में मोशन इन 1 डायमेंशन का ही होगा एग्जाम। ओके, तो दूसरी बार होगा। अरे हाँ, दूसरी बार होगा। इसमें अभी 2 डायमेंशन में अभी करवाया नहीं है ना कुछ, इसमें अभी टॉपिक चलाया नहीं है, इसलिए इसका एग्जाम नहीं हो पाएगा। फिर से 1 डायमेंशन का ही होगा। ओके Okay, sir.